सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सो आप सभी तक मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही होगी। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आप सभी तक मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ पा रही है। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आप सभी तक मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। चलिए, आज अपने इस सेशन को हम फिर से डे वन से स्टार्ट करेंगे। पीछे आपको हालांकि बेसिक कुछ चीजें बताई गई हैं, लेकिन उसके बाद ये जो 3-4 दिनों का जो हमारा गैप रहा, मैं नहीं समझता कि आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को गैप के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए हम पहले सेशन से यानी कि डे वन से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो पाठ्यक्रम है आपका, उसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। क्यों ना हम जो बेसिक एसेंशियल्स हैं उनको पहले से समझने का प्रयास करें, क्योंकि 16 अगस्त को शुरू होने वाली ये ट्रेनिंग, जो कि आज शायद खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश। दादा कुछ कह रहे हैं क्या? जस्ट अ मोमेंट। नहीं सर, कुछ नहीं कह रहा, वो हाथ लग गया था सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। एक मिनट दादा, लेट मी यूज माय हेडफोन्स। कुछ कह रहे हैं दादा? नो सर, नो, वो हाथ लग गया था सर, इसलिए। ओके। ओके, थैंक चलिए, हम बात कर रहे थे डे वन से इस इन क्लासेस की शुरुआत करने की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 अगस्त से शुरू होने वाली क्लासेस आज हमें 27 अगस्त से शुरू करनी पड़ रही है, किन्हीं कारणोंवश जो हमने डिले किया। तो जो आपका पाठ्यक्रम है, मैंने उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। हम हर एक टॉपिक को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ के चलेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स पर हम जाएं उससे पहले मुझे शायद कहीं बीच में आपको एक पाठ्यक्रम, आपको एक टॉपिक देना था। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ लोकल फंड रेजिंग, कि लोकल फंड रेजिंग के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, हम उन पे बढ़ें, उनके लिए बात करें। मेरे ख्याल से आज के दिन को, आज पहले दिन को अगर हम उस टॉपिक में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे पास बेसिक फंड रेजिंग के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स की हमें आवश्यकता होती है, हमारे पास किन सज्जो सामान की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, फील्ड में डोनेशन कलेक्ट करना शायद किसी जंग के लड़ने से कम नहीं है। और अगर फील्ड में हमें डोनेशन कलेक्ट करना है तो कुछ बेसिक चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए। तो आज मैं उन बेसिक चीजों की बात कर लेता हूं, जिससे कि, क्योंकि ये जो समय का गैप हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे फंड रेजिंग के कार्यक्रम में, क्योंकि आप सभी जानते हैं दान उत्सव भी शुरू होने वाला और तमाम प्रकार के जो है जो उत्सव हैं वो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको ये जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, ये कहीं भी आपके फंड रेजिंग की जर्नी में बाध्यता ना जो है प्रोड्यूस करें। तो उसके लिए हम एक बार बेसिक एसेंशियल्स की तरफ ध्यान दे लेते हैं और जल्दी से समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या बेसिक एसेंशियल चीजें होनी चाहिए।
जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे पास क्या क्या बेसिक एसेंशियल्स होने चाहिए ड्यूरिंग द लोकल फंड रेजिंग। जब हम लोकल फंड रेजिंग के लिए निकलते हैं, हम लोकल फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, तो हमारे पास बेसिक रूप से क्या क्या होना चाहिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। नंबर वन, सबसे पहला, वॉलंटियर्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम संभावित स्थिति ऐसी हो कि आप संस्था के उच्चतम पद पर हैं, यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष पद पर हैं, आप फील्ड में फंडरेजिंग के लिए स्वयं ना जाएं। मैंने यहां पर वॉलेंटियर्स का शब्द इसलिए और भी मेंशन कराया है कि जब आप अगर किसी कारणवश अगर आपको जाना भी करता पड़ता है, तो आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो, यानी कि जो आपके फंडरेजर्स हैं, जो आपके वॉलेंटियर्स हैं, आप उनको लीड कर रहे हो, ऐसा आपको शो करना है। भले ही आपके, पहली बात तो प्रयास करना है कि हमारे वॉलेंटियर्स, हमारी टीम को फंडरेजिंग और उसके तरीके आने चाहिए, उसी के लिए आपको ये मौका दिया गया है, उसी के लिए आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं कि वो इन चीजों को समझ सकें और फील्ड में अपनी पूरी तैयारी के साथ उतर सकें। मगर कहीं भी 1% अगर आपको लगता है कि आपकी जो फंडरेजर टीम है, आपके जो वॉलेंटियर्स हैं, वो शायद अभी उतने परिपक्व नहीं है, अभी उतने मैच्योर नहीं है फील्ड में फंडरेजिंग के लिए, तो आप उस स्थिति में सिर्फ उनको लीड करने के लिए जा सकते हैं। ये बात क्लियर हुई सभी को? से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये मेरी बात क्लियर हो गई है तो। और जवाब सबकी तरफ से आना चाहिए, हर एक व्यक्ति जवाब दे। नीचे आपको चैट बॉक्स दिया गया है, उस चैट बॉक्स में से यस और क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है तो, कि हमें स्वयं फील्ड में नहीं उतरना है, हमारे पास अप्रोप्रिएट पर्सन्स होने चाहिए जो फील्ड में हमारे संस्था के लिए फंडरेजिंग करें, हमारे सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए फंडरेजिंग एक्टिविटीज को की कमान संभालें। हम भले ही उनको लीड करने की स्थिति में वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। चलिए, सबसे पहला हमारे पास होंगे हमारे वॉलेंटियर्स। और यहां पर सिर्फ वॉलेंटियर्स या फंडरेजर्स मत लिखिएगा, साथ में ट्रेंड शब्द को भी यूज कर लीजिएगा, यानी कि वो ट्रेंड होने चाहिए। ट्रेंड फंड जो है फंडरेजर्स हो आपके पास, या ट्रेंड जो है टीम हो, या ट्रेंड आपके जो है वॉलेंटियर्स हो फील्ड में जाने की। चलिए, अब फील्ड में जाने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर वॉलेंटियर्स हैं जो कि ट्रेंड है, या फंडरेजर्स हैं जो कि ट्रेंड है, हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है, करवा दी है। राइट। सेकंड जो है वो क्या होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए, देयर आईडी कार्ड्स। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। देयर आईडी कार्ड्स। जो भी व्यक्ति, जो भी फंडरेजर, जो भी वॉलेंटियर आपका फील्ड के अंदर फंडिंग के लिए गया हुआ है, उसके पास एक प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए। बगैर आईडी कार्ड के कोई भी पर्सन आपका फील्ड में ना हो। इसके साथ साथ आप चाहें तो अपनी संस्था का कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड आप जो है मैंडेटरी कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मल जो ड्रेस कोड होता है उसको फॉलो अप करना मत भूलिएगा। बात समझ रहे हैं आप? जो भी व्यक्ति आपका फील्ड में जाता है,
अगर आपकी संस्था इन चीजों को वहन कर सकती है, उनके लिए ड्रेसेस वगैरह की व्यवस्था कर सकती है, या फिर आपने अपनी वॉलेंटियर टीम को, अपनी फंडरेजर टीम को कुछ निर्धारित पे स्केल पर उतारा हुआ है, तो आप उनके लिए जो है अपना एक ड्रेस कोड लागू करें। अगर आप एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड लागू नहीं करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मल जो ड्रेस कोड होता है उसको अपने यहां पर फॉलो अप जरूर कराएंगे। अब बात करते हैं फॉर्मल ड्रेसअप कोड की। फॉर्मल ड्रेसअप कोड होता क्या है आखिर? अगर मैं यहां पर बात कहूं, पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा एक फॉर्मल ड्रेसअप कोड क्या होता है। कोई भी साथी अगर जानता हो, अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, तो फिर हम थोड़ा सा और उस पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और बेटर लगेगा कि आप फॉर्मल ड्रेसअप कोड को क्या समझते हैं और एक्चुअल में ये क्या चीज है। जल्दी से कोई भी साथी अपने आप को अनम्यूट करना चाहें तो आप अपने आप को जो है अनम्यूट भी कर सकते हैं। सभी साथी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जो भी बोलना चाहें। फॉर्मल ड्रेस अप कोड से क्या तात्पर्य है? जी, शिव शक्ति सेवा संस्थान। सर जी, फॉर्मल ड्रेस का कोड का मतलब ये है कि संस्था की एक यूनिफॉर्म हो, जिसे मार्केट में जाते समय पता चले कि भी ये किसी संस्था का या प्रोफेशनल व्यक्ति है। नहीं, वो ड्रेस कोड होता है सर। हाँ। दैट इज ड्रेस कोड। मैंने पूछा फॉर्मल जो हम वियरिंग्स करते हैं, फॉर्मल वियरिंग्स, ठीक है, उससे क्या तात्पर्य है? उससे जो पहना हुआ है, पहना हुआ से इफेक्ट पड़ता हो, मतलब ऐसी कोई कपड़ा नहीं पहने जिसे उनको मतलब वो प्रोफेशनल नहीं लगे। बिल्कुल, यानी कि एक ऐसा ड्रेस कोड जिसमें सामने वाला व्यक्ति प्रोफेशनल दिखाई, राइट। और कोई साथी, और कोई साथी जो है बताना चाहे मेरा फॉर्मल से तात्पर्य क्या है? यार आप लोग सबसे पहले ना अपनी वैल्यू को समझ। मुझे हर बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। मान KSST ट्रस्ट, मैं माफी चाहूंगा एक मिनट के लिए आपसे। अ, अभी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा सर, पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। आप लोग फंडरेजर्स की ट्रेनिंग में हैं, और याद रखिएगा, फंडरेजर के रूप में वही व्यक्ति, वही संस्थान या वही संस्था का जो मालिक है वो कामयाब हो सकता है जिसे बोलना आता हो। तो एटलीस्ट हम शुरुआत यहां से करें ना। मैंने कहा ना कि मैंने आपकी क्लासेस में बहुत बड़ा चेंज किया है। मैं यहाँ पर एक जो है ऑनलाइन ट्यूटर के रूप में आपको पढ़ा के चला जाऊं, आप लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। इस क्लासेस को हमें वहां तक सीमित रखना है। मुझे आपके अंदर बोलने की कला भी चाहिए। चलिए जी, KSST ट्रस्ट जल्दी से। नमस्ते सर। मुझे लगता है लोगो और टैगलाइन भी रहेगा तो उससे एक कनेक्शन होता है संस्था के साथ। ग्रेट। चलिए जी, यानी कि हम कोई भी लोगो अगर हम किसी भी फॉर्मल ड्रेस कोड में लगाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। थैंक्स सर, थैंक्स सर। और कोई साथी, हमारा जो फॉर्मल ड्रेसअप है वो कैसा होना चाहिए, या उससे हमारा क्या तात्पर्य है? हमारे सर बोल के बताइए। कयाम खानी फाउंडेशन, मैंने बोलने का मौका दिया, अनम्यूट कीजिए अपने आप। विजिटिंग कार्ड भी लेके जा सकते हैं हम लोग अपने संस्था। सर वो असेंशियल्स में है, दैट इज असेंशियल्स। मैंने ड्रेस कोड के बारे में पूछा है। अभी हम ड्रेस कोड पर बात कर रहे हैं, प्लीज। कयाम खानी फाउंडेशन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कयाम खानी फाउंडेशन, आपका ऑडियो ही कनेक्ट नहीं है। कयाम खानी फाउंडेशन, कनेक्ट योर ऑडियो। जल्दी से भाई, आप लोग इतने सारे साथी हैं, आप बोलने में क्यों झिझक रहे हैं भाई? बोलेंगे नहीं तो फंडरेजिंग नहीं कर पाएंगे। ये मान के चलिए आप 11 दिन अपने खराब करने वाले हैं।
क्योंकि जब आप नहीं बोल पा रहे, अपनी टीम को क्या सिखाएंगे भाई? जब आप संस्था संचालक होके आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप अपनी टीम को क्या सिखाएंगे? और क्या आपकी टीम कर पाएगी? अनम्यूट कीजिए शिव शक्ति संस्थान। सर जी, जो अपनी ड्रेस है वो बिल्कुल साफ सुथरी हो, प्रेस की गई हो, और हो सकता है उसमें आप टाई भी लगा सकते हैं। ठीक है। ओके जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं कि वो फॉर्मल में जो है ढंग से आयरन की गई हो ड्रेस आपकी, और जो है उस पर टाई वगैरह भी यूज कर सकते हैं आप। और भी कोई साथी? और भी कोई साथी? और भी कोई साथी? जल्दी से। भाई बाकी के लोग नहीं बोलेंगे क्या? आप लोग क्या फंड रेजिंग कर पाओगे यार? जय स्मृति फाउंडेशन। हाँ सर, ड्रेस के साथ साथ हम शूज जो पहनते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सजेशन है। देख, और कोई साथी जो अपना सजेशन देना चाहें? वाजपेयी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। वीरपाल फोगाट सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अगर पॉसिबल हो सके तो ड्रेस कोड में जो फॉर्मल ड्रेस पहननी है उसमें वाइट शर्ट डालें तो ज्यादा बेस्ट है। उस हिसाब से मैचिंग करें अपनी ड्रेस का, कि जिससे आप एक अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें अपने आप को। चलिए जी, बिल्कुल मान ली मैंने आपकी बात। और बताइए सर। जी प्रीति जी कुछ कहना चाह रही हैं। आ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट योर सेल्फ प्रीति शर्मा जी। एनीवन? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही थी, जब हम किसी संस्था से जुड़ते हैं तो उस संस्था को चलाने के लिए हमें ड्रेस कोड का वो मैनेज करते हैं। ड्रेस कोड के लिए हमें अपनी संस्था की पहचान देनी जरूरी होती है। ग्रेट। जब संस्था की पहचान हमारी लोगो, आई कार्ड्स या हम एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर चलते हैं, जिससे कि हम कहीं जाएं तो वहां ये पता चले कि हाँ, ये हमारी संस्था है और इस संस्था से हम फाउंडेशन अपना इकट्ठा कर रहे हैं। ग्रेट सजेशन। जी सर। थैंक यू। और कोई साथी? बिल्कुल। और कोई साथी? और कोई साथी? चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास करूंगा आपके इस टॉपिक को, कि हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं उसकी वियरिंग क्या होनी चाहिए, वो क्या पहने। ध्यान दीजिएगा, एक संस्था अपना ड्रेस कोड हमेशा लागू करती है, और मोस्टली देखा जाए तो संस्थाओं का जो ड्रेस कोड होता है
वो एक हाफ टी शर्ट होती है, जैसी मैंने इस समय आपके समक्ष पहनी हुई है। आई थिंक सो, अगर आपको विजिबल होगा, इस पर एक लोगो प्रिंटेड है और मेरी बैक साइड पर भी एक लोगो प्रिंटेड है, राइट। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा ड्रेस कोड हमारे लिए सुटेबल होगा। नेवर। जब हम फील्ड में काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम किसी नदी, पोखर, तालाब के किनारे कचरा कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, तो ये हाफ टी शर्ट, इसके साथ एक हाफ लोअर, और हम कैसे भी जूते पहने चल जाएगा। हम वहां खड़े हो सकते हैं, वहां हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में जो है हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो मैराथन हो, वैकाथन हो, कहीं भोजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं हम पानी की छबील लगा रहे हैं, वटेवर, हम जो कुछ भी सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वहां पर संस्था के ड्रेस कोड के नाम पर चलने वाली टी शर्ट, कैप या जो लोअर है, वो चल जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम फंड रेजिंग की, तो फंड रेजिंग के लिए हमें खड़ा होना होता है। आ, हमें एक तो डोर टू डोर जाना हो सकता है ना। हम सामने वाले व्यक्ति के घर जा रहे हैं, तो हम हाफ कच्छे में या हाफ टी शर्ट में जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। हमें सामने वाले के पास फेस टू फेस फंड रेजिंग के लिए जो है उसकी शॉप पर जाना हो सकता है, तो ऐसे में हम इन कपड़ों का यूज नहीं कर सकते जो हमने पहन रखे हैं, संस्था का जो ड्रेस कोड है, राइट। ऐसे में हम बात करते हैं मेट्रो स्टेशंस की, बस स्टैंड की, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर, किसी मंदिर के बाहर, किसी मॉल के बाहर। तो हमारे ड्रेस कोड के नाम पर अगर हमने अपनी संस्था के अंदर कोई टी शर्ट या कैफरी या इस टाइप का कुछ आइटम हमने अगर अपने यहाँ पर अलॉट किया हुआ है, तो उसको फंड रेजिंग वाली टीम को अलॉट ना करें ड्यूरिंग द वर्क ऑफ फंड रेजिंग, कि फंड रेजिंग के दौरान वो ऐसा कुछ भी ना पहने। वहां पर जब बात करते हैं संस्था की ड्रेसेस की, तो आप फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस से मतलब मेरे एक साथी यहाँ लिख रहे थे कि सर प्लेन शर्ट होनी चाहिए, लाइक डार्क, सॉरी, लाइट कलर की, और डार्क कलर की कोई पैंट हो। अब अगर सर मैं डार्क कलर की पैंट की बात करूं, कई लोग जो है जो स्टिच की हुई, सिली हुई पैंट है वो भी पहनते हैं, और स्टिच की हुई यानी कि सिली हुई जो है शर्ट वो भी पहनते हैं, लेकिन उस शर्ट के नीचे उन्होंने हाफ एक बनियान डाल रखी है, शर्ट की सारी बटन खुली हुई हैं, वो जो है वेल जो है उसने शूटिंग शर्टिंग नहीं की हुई है, तो क्या वो ऑफिशियल लगेगा? नहीं। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं फॉर्मल ड्रेस कोड की, तो फॉर्मल ड्रेस कोड के अंदर एक व्यक्ति को जब हम देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अच्छा बुरा, उसने अच्छे पहन रखे हो नहीं पहन रखे हो, हम वो अच्छा है लग रहा है या बुरा लग रहा है, उसकी पहचान कहाँ से करते हैं? जब हम उसको सिर से लेकर और पांव तक नोटिस करते हैं, राइट। सिर से लेकर पांव तक जब हम उसको नोटिस करते हैं, तब हम पता लगा पाते हैं वो व्यक्ति डिसेंट लग रहा है या नहीं। अब एक व्यक्ति जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी, एक सज्जन अभी हमें बता रहे थे कि सर व्हाइट कलर की शर्ट हो और वेल स्ट्रेच्ड हो और एक डार्क कलर की या ब्लैक कलर की पैंट हो, चलिए सर मैं वो भी कर लिया, लेकिन मैंने जो है बाल बना रखे शाहरुख खान वाले पीछे एक चोटी, क्या वो अच्छा लगेगा? क्या मैं डिसेंट लगूंगा फील्ड में? नहीं, है ना। तो सिर से लेके पांव तक की जब हम बात करते हैं, तो आपका जो फंडरेजर है, आपका जो वॉलेंटियर है, आपका जो ट्रेंड एम्प्लॉय है, जो फील्ड के अंदर आपके लिए फंडरेजिंग करने जा रहा है, उसको सिर से लेकर और उसके पांव तक संवारने की जिम्मेवारी उसकी आपकी बन जाती है। अब बात करते हैं सिर से लेकर पांव तक की, तो सबसे पहले इस खोपड़ी के ऊपर ये जो बाल रखे हुए हैं, यहां से शुरुआत होती है, राइट। कोशिश कीजिए कि आपका जो वॉलेंटियर, आपका जो व्यक्ति जो फील्ड के अंदर है, उसकी उसके बाल जो है वो ज्यादा बड़े ना हो, राइट। आप यहाँ नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, साइडों से बिल्कुल हल्के, राइट, ऊपर छोटे छोटे बाल जो कि आपकी उंगली के इस सेकंड पोरे से नीचे नहीं जाने चाहिए, यानी कि
ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ की सर के सबसे बड़े बालों की अगर लंबाई की हम बात करें तो वो इससे अधिक नहीं होने चाहिए। आप इसे फौजी कटिंग कह लीजिए या फिर आप साइड कटिंग कह लीजिए, वट जो भी आप इसको कहना चाहते हैं। ये एक प्रॉपर वे होता है। एक ऑफिशियल अगर हमें किसी भी व्यक्ति को रेडी करना है तो सबसे पहले शुरुआत होती है उसके स्कल्प से, यानी कि उसकी खोपड़ी से। ठीक है जी। आप सबसे पहले यहां से शुरुआत करें। अब कुछ साथी कहेंगे सर हमारे पास कोई बंदा है जो कि जिसके सर पे बाल ही ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे आप अपनी संस्था की कैप दे दीजिए। राइट, उसमें भी वो डिसेंट लगेगा। फिर बात करते हैं सेविंग्स की। सेविंग जो है वो डेली रेगुलर बेसिस पर करनी है, याद रखिएगा। आप दो तीन जगह होती हैं जहां पर डेली सेविंग्स कंपलसरी हो जाती है। जब आप फील्ड के अंदर, अब फील्ड के अंदर सिर्फ फंडरेजिंग नहीं, कोई भी काम आप फील्ड के अंदर करते हैं तो वहां पर डेली सेविंग्स की आवश्यकता होती है। आप मिलिट्री के अंदर हैं, आप पुलिस के अंदर हैं, है ना, आप इस प्रकार की सिक्योरिटी एक्टिविटीज के अंदर है कहीं भी, तो यहाँ पर डेली सेविंग्स जो है रिक्वायर्ड होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, सुनिश्चित रखना है, इस बात को सुनिश्चित कर लेना है कि हमारा जो बंदा है वो डेली प्रॉपर जो गणवेश है हमारा उसको फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि बाल उसके हल्के हों बिल्कुल, डेली सेविंग करे वो। ठीक है। हफ्ते में बालों को एक बार टचअप कराना जरूरी होता है। राइट, हफ्ते में एक बार सिर के बालों को टचअप कराना जरूरी होता है, क्योंकि फंडरेजिंग एक शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है। इसको हम 2-3 महीने लगातार और कई बार कई संस्थाएं पूरे पूरे साल चलाती हैं। तो ऐसे में आपके बालों की जो पकड़ है, यानी कि आपके बालों की जो डिजाइनिंग है, आपकी जो कटाई है, या इसको आप जो भी कहें, ठीक है, वो ड्रेसिंग जो है ना वो शानदार होनी चाहिए। आप डेली जो है शेविंग कर रहे हो। फिर बात करते हैं शर्ट और पैंट की। फॉर्मल स्टिच जो शर्ट और पैंट होती हैं इसमें मायने नहीं रखता कि आपकी शर्ट का कलर डार्क है या नहीं है, या आपकी शर्ट का कलर लाइट होना चाहिए, पैंट का डार्क होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर संस्था की तरफ से कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड दिया गया है तो वो संस्था की जिम्मेवारी है। आपको सिर्फ अपना नाप देना है संस्था को और संस्था अपने आप सिलवा के देगी। अगर संस्था की जिम्मेवारी नहीं है तो आपके पास जो अवेलेबल है आप उसको बेहतर तरीके से पहने, जिसको आपने आयरन किया हुआ हो। ड्रेस आपकी धुलनी चाहिए डेली, ऐसा ना हो कि वो गंदी दिखे। हालांकि जब हम इस अक्टूबर महीने से जब हम फंडरेजिंग करते हैं तो ये समय वो होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। देखा जाए तो शायद गर्मी वाला जो हिस्सा है वो शायद नॉर्मल कुछ ऐसा रहा होता है कि ठंड की तो हम बात ही नहीं कर सकते दिन में। तो ऐसे में जब आप फील्ड के अंदर होते हैं या फिर फील्ड में आप फंडरेजिंग कर रहे हैं तो आपके जो है कपड़ों पर पसीने के दाग ना दिखें, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको उन्हें अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। टाई को यूज मत कीजिएगा। मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूं कि आप जो नेक टाई है उसको आप बिल्कुल भी यूज ना करें। राइट, और फॉर्मल शूटिंग सर्टिंग्स कर लेनी है कंप्लीट, यानी कि आपकी शर्ट को आपकी पैंट के अंदर दबा कर ही पहनना है, ऐसा नहीं कि शर्ट बाहर आपने निकाली हुई है। उसके बाद बात करते हैं नीचे, यानी कि आपके पैरों की तरफ। तो ऑफिशियल शूज जो होते हैं, ऑफिशियल वियर्स जो होते हैं, वो आपको यूज करने हैं। भले ही कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी एरिया हो, कैसी भी गर्मी हो, कैसी भी सर्दी हो, लेकिन आपको स्पोर्ट्स शूज यूज नहीं करना है। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स शूज यूज नहीं करना है। आप ऑफिशियल शूज का यूज कीजिएगा, आप ऑफिशियल शूज यूज करें। राइट, जैसे बच्चों को कहते हैं ना स्कूल शूज में जाना होता है तो वहां पर वो फोम वाले या कपड़े वाले जो है शूज नहीं चलते हैं। तो ऐसे ही ऑफिशियल शूज होने होने चाहिए आपके। तो ये एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है। इसके साथ एक साथी मेरे सज्जन कह रहे थे कि सर इस पे कोई लोगो लगा होता और अच्छा होगा। नहीं सर, जब एक ड्रेस कोड के ऊपर, जब मेरी शर्ट और पैंट के ऊपर एक लोगो लगा देंगे ना आप, फिर वो मेरे पहनने लायक नहीं बचेगी। बात समझिएगा, किसी शर्ट और पैंट पर जब मैं अपना लोगो लगा लूंगा तो फिर वो मेरे पहनने लायक नहीं बचेगी। राइट, एक फील्ड के बाद हर एक व्यक्ति अपने घर जा रहा होता है, उसकी एक अपनी अस्मिता होती है। राइट, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। हम बात करते हैं लाइक एक गार्ड, आप एक सिक्योरिटी गार्ड को आपने नोट किया होगा। एक सिक्योरिटी गार्ड
अगर घर से वर्दी में निकले और शाम को वापस उसी वर्दी में आए, उसकी प्रेस्टीज क्या रह जाती है ना। और कहीं ना कहीं सेफ्टी की भी बात होती है, बहुत सारी चीजें वो देखी जाती हैं। तो इसलिए मोस्टली होता है कि जब व्यक्ति, एक सिक्योरिटी गार्ड जब ड्यूटी करने जाता है तो वो घर से नॉर्मल अपनी जो रोजमर्रा की जो ड्रेस है उसमें जाएगा, और जब वापसी आता है तो उस ड्रेस को फोल्ड करके रख देता है और अपना जो जनरल पहन के आया हुआ था उसी को वापस पहन के वो चला जाता है। लेकिन हमारे फील्ड वाले बंदे को ऐसा ना करना पड़े, उसे एक और ड्रेस कैरी ऑन ना करके ले जानी पड़े, तो इसलिए यहाँ पर लोगो वाली जो बाउंडेशन है वो मत डालिएगा। मैं घर से एक वाइट शर्ट ब्लैक पैंट जैसा सर बता रहे थे वैसे एक बढ़िया सी टाई बेल्ट लगाकर या कैसे भी मैं निकला हूँ फॉर्मल ड्रेस में, मैंने दिन भर संस्था के लिए फंड रेजिंग की, लेकिन शाम को मैं अपने घर जाऊं तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे वो मेरा अपना घर हो और चाहे मेरी घरवाली का घर हो। राइट, समझते हैं? चाहे मुझे ससुराल निकलना पड़े, वो कपड़े मेरे पर्याप्त हों कहीं भी जाने के लिए। बात समझे आप? मुझे उन कपड़ों में शर्म, हेजिटेशन या उससे मेरी पहचान मेरे उस घर को नहीं दिखनी चाहिए। बात समझिए, मैं अपने आप को ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरी संस्था के लिए, लेकिन वो ड्रेस कोड मुझे कहीं मेरे वर्क को रिप्रेजेंट ना करने दे रहा हो, मतलब ना करे, ऐसा ना हो कि वो मेरे वर्क को रिप्रेजेंट करे। आपने देखा होगा एक वकील कैसे पहनता है कपड़े, व्हाइट शर्ट होती है, ब्लैक पैंट होती है, ब्लैक कोट होती है, उसके ऊपर एक गले की टाई होती है। लेकिन आप सोचिए अगर वो वही एज इट इज कपड़े, वो गले में जो कोर्ट का जो नेक टाई होती है, एक लीगल उसके एडवाइजर के गले में, और जो ब्लैक कोट होता है, अगर उसको पहन के वो ससुराल चला जाए, किसी शादी पार्टी में चला जाए, लगता है ना कि हाँ वकील है, वही की वही ड्रेस पहने घूम रहा है। तो उसे भी क्या करना होता है, उसे अपना एक कोट उतार के रख देना होता है फिर वो, और वो जो गले की टाई वो तो खैर ऑफिशियल यानी कि कोर्ट प्रेमाइस के बाहर तो पहनना अलाउ ही नहीं होता। राइट, तो ऐसा ड्रेस कोड होना चाहिए आपका कि जब व्यक्ति आपका फील्ड में निकले तो भले ही उसे उसके कोई रिश्तेदार ही क्यों ना मिल जाए, भाई दुनिया बड़ी छोटी है, कौन कहाँ कब कैसे किस हालात में मिल जाए हमें नहीं पता होता। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई रिलेटिव, आपके ससुराल वाले, आपके जो है ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी आपको गलती से रास्ते में टकरा जाए तो आपको अपने ऊपर या अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता ना पड़े। हमेशा आपका ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए यानी कि आप अपने आप को फ्री महसूस कर सके उस ड्रेस कोड के साथ। तो ऑफिशियल वियर के अंदर जब मैं बात करता हूं, फॉर्मल ड्रेस कोड की जब मैं बात करता हूं, तो वहां पर लोगों को अवॉइड कीजिएगा। टाई, जो नेक टाई होती है, राइट, उसको अवॉइड कीजिएगा, ये चीजें ना हो। बाकी चलेगा, आपका आई कार्ड है वो ठीक है आपकी जेब में है, लेकिन वो आपकी जो नेक रिबन होता है उसके साथ होना चाहिए आई कार्ड। या तो नेक रिबन के साथ हो कि हमारे गले में जो रिबन होता है उसके साथ लटका हुआ हो, हमारी जेब में हो या हमारे सामने यहाँ लटका हुआ हो। अदरवाइज वो हमारा जो है चेन सिस्टम वाला हो, यानी कि जिसको हम अपनी पैंट के अंदर जो है जो हुक्स होते हैं उसके अंदर हम उसको टैग कर लेते हैं, उस टाइप का होना चाहिए। राइट, तो ये एक ड्रेस कोड होता है बेहतर, जो हमें अपने फील्ड वाले व्यक्ति को मुहैया कराना होता है। चलिए जी, दो चीजें क्लियर हुई हैं, एक हमारा वॉलेंटियर और दूसरा वो वॉलेंटियर कैसा दिखना चाहिए। क्लियर हुआ? से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है कि हमारा वॉलेंटियर एक तो ट्रेंड होना चाहिए, सेकेंडरी वो दिखना कैसा चाहिए, ये चीज, ये पिक्चर अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गई है, से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए, ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं तीसरी एसेंशियल थिंग की। तीसरा जरूरी सामान उसके पास क्या होना चाहिए। हमने बात करी एक हमारा वॉलंटियर है जिसके पास फॉर्मल ड्रेस कोड है और उसके पास एक अपना आई कार्ड है। राइट, अब उसके पास नेक्स्ट जो चीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा।
यहां पर हम काउंटिंग को एक लेकर चलेंगे, काउंटिंग यानी कि संख्या एक ही रहेगी। अगर हमारा व्यक्ति सिंगल है तो उसके लिए एक ही पर्याप्त है, और अगर हमने जोड़े में अपनी टीम को उतारा हुआ है, यानी कि 1+1 को हमने अगर फील्ड के अंदर उतारा, तो भी हमें एक ही चीज तैयार करनी है, एक ही फाइल रेडी करनी है। ये फाइल रेडी होगी आपके डॉक्यूमेंटेशन की, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसकी कलर कॉपी की एक फाइल आपके उस फील्ड वाले पर्सन के हाथ में हो। अगर वो सिंगल जा रहा है तो भी एक फाइल उसके हाथ में हो, अगर वो लोग डबल जा रहे हैं तो भी एक ही फाइल से काम चल जाएगा। लेकिन लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा यहां पर एक 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 आपके कलम को, आपके हाथों को मैं रोकना चाहूंगा, आप इस चीज को नोट डाउन करें। उससे पहले मैं एक चीज को रोकना चाहूंगा यहां पर। गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइन आई थी एनजीओ की वेबसाइट के रिगार्डिंग, उसके मुताबिक अगर देखा जाए, अगर उसके मुताबिक आपने अगर अपनी वेबसाइट को डेवलप किया हुआ है तो फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आई विल रिपीट वंस अगेन, अगर आपने जो एनजीओ की नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से अपनी इस वेबसाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको इस एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज का वो समय है कि हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है। अगर उसके पास नहीं है, आपकी टीम के पास तो है ही एंड्रॉयड मोबाइल, वो चाहे तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आपकी वेबसाइट खोल के दिखा सकते हैं। वहां पर आपके डॉक्यूमेंटेशन आपने अगर लिस्टेड किए हुए हैं, कैसी होती है वो वेबसाइट, मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूं। लेट मी शेयर इट विद यू। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने बताया था आपको गवर्नमेंट की संस्थाओं के प्रति जो नई गाइडलाइन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे अब कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन या हमारी टोटल वर्किंग हमारी वेबसाइट से झलकनी चाहिए। तो उसके अंदर जो जो चीजें मैंडेटरी थी, इस बार हमने उन सभी चीजों को जो है एड ऑन करने का प्रयास किया। लाइक हमारा होम पेज, अबाउट अस हो गया, मिशन एंड विजन, ये जनरली होते ही हैं। हमारी मैनेजमेंट बॉडी, कई लोग पूछ लेते हैं कि भाई आपकी संस्था के मुख्य लोग कौन कौन है, अध्यक्ष कौन है इसमें, उपाध्यक्ष कौन है इसमें, तो आप क्या सबकी फोटो दिखाते फिरोगे या सबका डाटा बायोडाटा लेके घूमोगे? तो हमें अपनी मैनेजमेंट बॉडी को अपनी साइट पर मेंटेन कर देना है। अब बात करते हैं आवर टीम की। तो हमारी टीम में कितने मेंबर हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे आई कार्ड से उनको डाउट है तो वो यहाँ आवर टीम में भी मुझे देख सकेंगे, मेरी फोटो लगी होगी यहाँ पर, है ना, मैं उनका टीम का व्यक्ति हूँ। अचीवमेंट, संस्था की क्या अचीवमेंट्स रही हैं, सर्टिफिकेशन, संस्था के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो भी सोशल वर्क हुए हैं वो उनके जो भी प्रेस रिलीज निकली हैं, जो भी मीडिया में हमारी विज्ञप्ति वगैरह कुछ भी निकली हैं, वो सारी यहाँ पर डिस्क्लोज हैं। हमने जितने भी वर्क किए हैं उनकी सारी फोटोग्राफ्स प्रोग्राम वाइज हमने यहाँ पर जो है इंडिकेटेड की हुई है, गैलरी वाइज बनाकर, है ना। कॉन्टेक्ट अस में संस्था की कॉन्टेक्ट डिटेल और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिट वगैरह वगैरह जो भी है, राइट। ये एक नॉर्मल सा मैंने नमूना आपको बताया कि इस प्रकार से अगर आपने अपनी साइट को मेंटेन किया हुआ है तो आपको फिर उस फाइल की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आपको उस फाइल की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? अगर आपकी साइट मेंटेन नहीं है इस प्रकार से तो आपको एक फाइल की आवश्यकता होगी जिसके अंदर आपके संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, संस्था के पैन कार्ड की कॉपी, और पैन कार्ड की कॉपी वैसी नहीं कि जनरली आप लगवा के रखते हैं, जो ई पैन कार्ड आता है कोशिश कीजिए उसकी कॉपी और उसकी कलर कॉपी को आप बकायदा लेमिनेट करवा के उसके अंदर रखें, पूरी फाइल बनाएं एक, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंटेशन की फाइल बनाते हैं वैसे। उसके अंदर आपका 12A ATG जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर, वो सब उसमें आपको मेंटेन करना होगा, राइट। चलिए, ये चीज क्लियर हुई कि अगर हमारे पास अपग्रेडेड वेबसाइट नहीं है तो हमें एक फाइल की आवश्यकता होगी जिसमें हमारे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, कोई भी रास्ते में हमसे पूछ सकता है भाई चंदा मांगने आ गए हो तुम, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है ना, कोई भी पूछ सकता है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन फाइल आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी साइट इस हिसाब से मेंटेन्ड हो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन वहां दिख जाए सब। ये चीज क्लियर हो गई? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से।
कुछ के तो अंगूठों में जंग लगा हुआ है, उन्हें क्लियर लिखने में भी आपत्ति आ रही है ना। इतना आलस कहाँ लेके जाओगे भाई? इतना आलसी नहीं होना चाहिए इंसान को। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। हमारा व्यक्ति फील्ड के अंदर गया हुआ है, संस्था के प्रॉपर आई कार्ड के साथ, एक वेल ड्रेस कोड के साथ, संस्था के डॉक्यूमेंटेशन उसके पास है। उसके अलावा उसके पास होना चाहिए एक वाउचर, ब्राउचर बोलते हैं जिसको, कैटलॉग या ब्राउचर जिसे बोला जाता है। ब्रोशर नोट डाउन कर ब्रोशर सर, लीजिएगा। ब्रोशर सर, ब्रोशर। कैटलॉग या ब्राउचर जिसको बोला जाता है, ब्रोशर, ब्रोशर बोलते हैं ना, कैटलॉग या ब्रोशर। अब ये कैटलॉग और ब्रोशर होता कैसा है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों के पास ये कैटलॉग या जो ब्रोशर है वो इस प्रकार का भी दिखता है, ट्राई फोल्ड के अंदर, यानी कि 3 प्रकार से फोल्ड होता है। मैं कुछ नमूने आपको दिखा देता हूं, राइट? जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैं आपको कुछ नमूने यहां पर दिखा देता हूं। सॉरी, मैं कल आपको काफी सारे जो है मेरे पास काफी सारे अवेलेबल हैं। आशीर्वाद फाउंडेशन आपके पास है। अगर आप सर आपका कैमरा ऑफ ऑन करके अगर दिखाना चाहें तो थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगी हमारी। ट्राई फोल्ड में इस टाइप के होते हैं। घर में जो आंगनवाड़ी वाला जो कार्ड होता है, महिलाओं का जच्चा बच्चा कार्ड, वो भी इस टाइप का कुछ बनता है जिसके अंदर ट्राई फोल्ड होता है। तो उसमें आपकी संस्था की जानकारी होती है, कुछ आपकी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, उसको आप खोलते हैं, राइट? तो कहने को वो एक पूरा पेज होता है जिसको ट्राई फोल्ड के हिसाब से जो है प्रिंट किया गया होता है। और काफी सारी संस्थाएं जो है सिंगल डबल फोल्ड में भी अपने जो है ब्राउचर्स को यूज करती हैं। कुछ संस्थाओं के पास जो है इस प्रकार की एक बुकलेट होती है जिसके अंदर 2 कलर पेज होते हैं मोटे गत्ते में, और उस पर संस्था की एक्टिविटीज लिखी होती हैं। कुछ जो मेन आइडेंटिकल जो एक्टिविटीज होती हैं वो मेंशन होती है। आई थिंक सो आप शायद समझ गए होंगे, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको कल कुछ सैंपल्स से भी इंट्रोड्यूस करूंगा कि ब्राउजर कैसा होना चाहिए, और कल हम कुछ डिजाइन्स की भी बात करेंगे कि ब्राउजर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, राइट? और हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव कुछ डिजाइन करके ही आपको जो है दिखा सकें, राइट? नोट डाउन कर लीजिएगा, कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ब्राउजर डिजाइन का रहेगा, राइट? ब्राउजर डिजाइन का रहेगा हमारा कल का पार्ट। मैं आपको कल सिखाऊंगा कि कैसे एक बेहतरीन ब्राउजर डिजाइन किया जाता है, कैसे उसको रेडी किया जाता है, और उसको रेडी करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, राइट? चलिए जी, ब्रोशर क्लियर है। हमारे पास एक ब्रोशर होना चाहिए जिसके माध्यम से, जिसको दिखाकर हम उनसे डोनेशन की अपील करेंगे। अब कंडीशन आती है, सामने वाले ने पूछा भाई संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, आपकी साइट मेंटेन है तो आपने साइट पर दिखा दिया, नहीं तो आपके पास फाइल रखी है उसके अंदर आप लेके गए होंगे रिकॉर्ड को, उसने कहा जी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, 12A है कि नहीं है, ATG है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, वो सारी तमाम बातें हो गई। अब सामने वाले ने अगर डोनेशन दे दिया, अगर सामने वाले ने डोनेशन दे दिया इन केस, तो हमें भी उसे कुछ लौटाना होता है। से यस और नो, कुछ लौटाना होता है ना हमें भी उसे। यस, एक साथी ने मुझे भेजा है, मैं एक बार जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। क्या देना होता है बदले में भाई? सब सामने वाले ने डोनेशन दिया है तो उसको बदले में क्या देना होता है हमें? अरे थोड़े से तो व्यवहारिक हो जाओ सर, रसीद तो ठीक है,
आप इसे डोनेशन स्लिप भी कह सकते थे, है ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड अच्छा लगेगा, है ना। सर डोनेशन स्लिप कलेक्ट कर लीजिएगा, हम कहेंगे सर दान दे दिया, वो रसीद दूं क्या, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। रसीद ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, डोनेशन स्लिप, राइट। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड ए ट्राईफोल्ड ब्राउचर, एक सीधे पेज पर ही बनता है। इसको फोल्ड कर दिया जाता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीन पट्टियां हैं, एक बार यहां से फोल्ड होगा ये, एक बार यहां से फोल्ड होगा ये, राइट। इस टाइप का ये जो है बन जाता है, राइट। ये आशीर्वाद फाउंडेशन का है जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। इनके एजुकेशन के ऊपर वर्किंग चलती है, तो इन्होंने अपने वर्किंग को जो है ऐसे दिखाया हुआ, राइट। तो ये बोथ साइड प्रिंट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक साइड का ये प्रिंट है इसका, ठीक है, और सेकंड साइड में जो है वो ये प्रिंट है इनका। तो इस प्रकार से बोथ साइड प्रिंट होता है, फिर इसको ट्राईफोल्ड कर दिया जाता है, और फिर इसको जो है मार्केट में फंड रेजिंग या जब हम कोई ऐसी कैंपेनिंग करते हैं तो उसमें इसको प्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आशीर्वाद फाउंडेशन। तो इस टाइप के ब्राउजर्स जरूरी होते हैं, और जब हमें कोई व्यक्ति डोनेट कर दे तो फिर हमें आवश्यकता पड़ती है डोनेशन स्लिप की। तो आपके पास एक डोनेशन स्लिप का जो बुकलेट है वो भी होनी चाहिए, राइट, जिसे हम कट्टा रसीद, रसीद कट्टा बोलते हैं ना हिंदी में। जैसे सर ने बताया मुझे रसीद, तो रसीद का वो जो बुकलेट है उसको बोल देंगे हम रसीद कट्टा, है ना। तो डोनेशन स्लिप की जो है वो बुकलेट होनी चाहिए आपके पास। हालांकि आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से वेबसाइट अवेलेबल है तो। अगर उसके हिसाब से वेबसाइट अवेलेबल है तो अब आप कहेंगे कि सर वेबसाइट पे तो हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन की बात की थी, केवल वहां पर डॉक्यूमेंट थे हमारे, सब कुछ अपलोड नहीं। उसके अंदर एक फीचर और भी था, उसके अंदर एक फीचर और भी था। लेट मी शो यू। आपको यहां पर दिख रहा होगा एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, या एक ये डोनेट अस का ऑप्शन दिख रहा है सब। इस फीचर का क्या फायदा होता है या इसका उपयोग क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलूंगा मेरी स्क्रीन पर। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही होगी। टॉप शेयर, लेट मी शेयर इट वंस अगेन। चलिए, आप मेरी वेबसाइट पर हैं। फिलहाल मैं फ्रंट फेस की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वी विल डेवलप इट। मैं दोनों चीजों को मर्ज कर रहा हूं अभी इस समय, कुछ वर्किंग्स चल रही हैं। तो जब ये फुल्ली मर्ज हो जाएगा तो हम 3-4 दिनों में लॉन्च करेंगे इसको पूरे तरीके से, कि एक संस्था की एक प्रॉपर वेबसाइट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन मैं फिलहाल बात करता हूँ, ये जो डोनेट नाउ की ये जो बटन होती हैं, जो लॉगिन की बटन होती हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसके पीछे का आपकी जो वेबसाइट की वर्किंग है वो कितनी शानदार हो जाती है। अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं यहां पर लॉगिन कर चुका हूं मेरे डैशबोर्ड के अंदर, राइट। अब इस डैशबोर्ड में ध्यान दीजिएगा, ये होती है हमारी अकाउंट सेटिंग, राइट। हमें वॉलेंटियर्स या वॉलेंटियर का जो पर्पस है वो शो करना है नहीं करना है, राइट। हमारे जो वॉलेंटियर्स होते हैं जो फील्ड में गए हुए हैं, है ना, किस पर्पस के लिए हमने उसको हायर किया हुआ है ना, उसकी लीव कितनी है, इंसेंटिव क्या बना, ये तमाम चीजें हमारी वेबसाइट से मेंटेन होती है, पूरा स्टाफ मेंटेन होता है हमारा, राइट। उसके बाद पेमेंट गेटवे की सेटिंग होती है हमारी साइट पर, जो कि राजर पे वगैरह जो भी हमें करनी हो हम वहां से सेट कर सकते हैं। कुछ ईमेल सेटिंग्स होती हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति हमें डोनेट करता है उसने कोई मेल आईडी वगैरह यूज की हुई है तो उसके पास हमारी तरफ से मेल वगैरह चला जाए। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट डिटेल्स की। तो एक्सपोर्ट डिटेल के अंदर ध्यान दीजिएगा, हम डाटा तो लेने चले गए, हम डोनेशन तो लेने चले गए,
इस डोनेशन के लिए हम रसीदें बांट कर आए होंगे फील्ड में कहीं ना कहीं, और जब रसीदें बांट कर आए हैं, हमें ज्यादातर डोनेशन कब मिलेगा? जब हम कहते हैं कि जी हमारी संस्था में अगर आप डोनेट करते हैं तो इस पे आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है। एम आई राइट? एम आई राइट? जब हम कहते हैं कि हमारी संस्था में अगर आप डोनेशन करेंगे सर, तो आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा, तो ही लोग हमारे पास ज्यादा डोनेट करेंगे। तो हमारे पास एक समस्या खड़ी हो जाती है एंड ऑफ द ईयर कि हमें 10BD कराना होता है ऑडिट के टाइम पर, राइट? फिर उसके लिए सबका डाटा निकाल कर दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये लिख के वो लिख के, उसकी पर्ची कितने की थी, वो सारा डाटा छाटो, फिर सीए को लिख के दो, तब वो सबका 10BD चढ़ाएगा। गलती से एक छूट गया तो वही नोटिस। तो ऐसे में अगर आप अपनी साइट से ऑनलाइन डोनेशन ले पा रहे हैं तो यहां पर एक फॉर्मेट आपको मिल जाता है। आप अपने 10BD डाटा को जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है ऑडिट के लिए, उसी फॉर्म में ये पर्टिकुलर साइट जो है आपका पूरा डाटा डाउनलोड करके आपको दे देती है सभी डोनर्स का। चलिए जी, फीचर्स की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। 2 फीचर्स हो गए। थर्ड फीचर्स की बात करते हैं, एक्सपेंसेस डिटेल्स। आप यहां पर सारे के सारे डे बुक अपनी एक मेंटेन कर पाते हैं जिसमें आपके सारे एक्सपेंसेस लिखे होते हैं, आपने रोजमर्रा में क्या खर्च किया। यहां से ऐड एक्सपेंस करेंगे, आप किस पर्पस के लिए खर्च किया आपने, हेल्थ एजुकेशन किस पे खर्च किया, कितना अमाउंट खर्च किया। रिमार्क आप डालेंगे, फलानी जगह ये फलाना कार्यक्रम हुआ, उस पर इतने रुपया खर्च हुआ। उससे संबंधित कोई फोटोग्राफ्स है वो आप ऐड कर देंगे, उससे संबंधित कोई फाइल है, कोई बिल है वो आप ऐड कर देंगे, उसकी डेट ऐड कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। आपका जो है खर्चा, आपके एक्सपेंसेस जो है ऐड हो गए। यहां पर ऑल एक्सपेंसेस के अंदर वो सारे के सारे लिस्ट वाइज दिख जाएंगे कि मैंने कृष्णा मेडिसिन पे जो है हेल्थ से संबंधित इतने का काम किया था, दवाई बटवाई थी, उसका इतना खर्चा हुआ। हेल्थ पर तो हेल्थ कैटेगरी पे मेरा कितना खर्च हुआ, एजुकेशन कैटेगरी में मेरा कितना खर्च हुआ। तो तमाम जितनी कैटेगरीज में आपकी संस्था वर्क कर रही होती है, उतनी कैटेगरीज में आपका पूरा साल का मेमोरेंडम यहां दिख जाता है कि संस्था ने कुल कितना क्या क्या खर्च किया, किस क्षेत्र में संस्था कितना पैसा खर्च कर पा रही है। समझिएगा। अब बात करते हैं सिर्फ एक्सपेंसेस की नहीं, बात करते हैं प्रोग्राम कैंपेनिंग की भी। हमें कौन कौन से प्रोग्राम करने होते हैं? हम हेल्थ प्रोग्राम डील करते हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम डील करते हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई और प्रोग्राम भी आप इसमें जो है ऐड ऑन करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोग्राम पे क्लिक कर देना, यहां पर एक नई कैटेगरी आपको आप बना सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ डेमो के रूप में बता रहा हूं, राइट? तो जितने भी प्रोग्राम कैंपेनिंग आप करते हैं तो वो आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी वगैरह जो भी कुछ। देखिए यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ऑल पर्पज या प्रोग्राम मैंने देखा है यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन 2 है। मैं एक नया प्रोग्राम ऐड करता हूँ, सॉरी, ऐड पर्पज या प्रोग्राम मैं यहाँ पर कर देता हूँ पॉवर्टी। सबमिट कर दिया, पर्पज इंसर्टेड। अब देखिएगा ऑल पर्पज पे गया मैं, अब हमारे पास हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी है ना? तो इस प्रकार से हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हम करते हैं वो सब के सब हमारी साइट से मेंटेन हो जाने चाहिए, और हमारी ये सारी चीजें कोई और ना करे डेवलप हमारे लिए, हम खुद इस चीज को कर पा रहे हूं। अभी मैंने आपके सामने प्रोग्राम ऐड किया, मैं आपके सामने यहाँ पर चाहूँ वॉलंटियर ऐड कर सकता हूँ, है ना? जो भी कुछ करना चाहूँ मैं यहाँ से खुद कर सकता हूँ। तो पर्पज या प्रोग्राम हमने ऐड ऑन किए। अब बात करते हैं डोनेशन की। खर्चे तो हमने दिखा दिए, डोनेशन की बात करें तो हमें कोई भी डोनेशन ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। मेरा वॉलंटियर एक फील्ड में है, उसने सामने वाले दुकानदार से 500 रुपए की प्राप्ति ली है डोनेशन की, राइट? अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक वही ट्रेडिशनल तरीका जिसमें आपके बंदे के पास एक दान कट्टा रसीद है, उसको वो पर्ची फाड़ के उसको दे के आएगा और फिर आप अपना 10BD वगैरह के लिए उस हिसाब को मेंटेन रखेंगे। एक होता है कि आप आज का जो टेक्निकल सिस्टम है, अपग्रेडेड सिस्टम है, उसको आप यूज कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट पर ये सारी तमाम चीजें इंटीग्रेटेड हैं। आप वहां पर डोनर का नाम डाल रहे हैं, उसकी मेल आईडी डाल रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, उसका अमाउंट डाल रहे हैं, किस वॉलेंटियर के माध्यम से डोनेशन मिला वो डाल रहे हैं, किस पर्पज के लिए उसने डोनेशन दिया। देखिए यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी तीसरा भी आ गया, राइट? किस पर्पज के लिए उसने डोनेशन दिया, उसका पैन नंबर वो देना चाहे तो वहीं पे ऐड कर सकते हैं, एड्रेस उसका वहीं का वहीं आप डाल सकते हैं, पेमेंट टाइप क्या है उसकी, उसने पेटीएम से किया है, क्यूआर कोड से दिया है,
आप लेके तो तमाम चीजें जाएंगे ना अपने साथ। उसने पेटीएम से पेमेंट करी है, क्यूआर से की है, एनईएफटी किया है, चेक दिया है, कैश दिया है, किस माध्यम से उसने पेमेंट दिया है, किस तारीख को दिया है, आपने यहां पर सबमिट कर दिया, दैट्स इट। उसके पास डोनेशन स्लिप, उसके पास जो उसका थैंक यू लेटर होता है, वो सब कुछ वाया मेल ऑनलाइन यानी कि चला गया सामने वाले के। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो अप करना है, क्योंकि फील्ड के अंदर अगर हम बात करें एंशियंट सिस्टम की या ओल्डर सिस्टम की, आप एक डोनेशन स्लिप तो देकर आ जाएंगे, लेकिन उसके डोनेशन के लिए उसको जो थैंक यू बोलना है, थैंक यू लेटर भेजना है, उसके लिए बाद में आपको बैठकर मशक्कत करनी पड़ेगी कि भाई उसको मेल डालूं, क्या पता आपका वॉलंटियर सही लिख के लाया मेल आईडी या गलत लिख लाया है, तमाम चीजें हो जाती हैं, राइट। और बाद में हम कौन कर पाते हैं, बाद में कोई कर पाता है सच्चाई से बताना? डोनेशन लेने के बाद में आप लोग कभी बैठ के मेल कर पाते हैं डोनर्स को, थैंक यू मेल डाल पाते हैं? नहीं डाल पाते हैं ना, है ना। बहुत ही रेयर होता है कि हमारी संस्थाएं इस प्रोसीजर को फॉलो अप करती हैं, और अगर आप करवाते इस प्रोसीजर को फॉलो, तो वहां पर आपको एक और बंदे को ऐड ऑन रखना पड़ेगा जो ऑफिस पे बैठ बैठ के बैकएंड पर सबको मेल डालेगा। आज हमारे बंदे फील्ड में 100 150 200 लोगों से डोनेशन लेकर आए, ठीक है, एक बंदा पीछे वहां पर हमने स्पेशली इसके लिए बैठा रखा है, वो सारे दिन उसको बैठकर मेल डालेगा। तो हमें देखना है कि हमें अपने वर्क बर्डन को बढ़ाना है या घटाना है। यहां से आपने सारी चीजें सबमिट की, लिखा है ना इसमें सबमिट एंड सेंड रिसिप्ट, जैसी आपने सबमिट की उसके पास रिसिप्ट वगैरह सब कुछ चली जाएगी, मेल वेल सब कुछ चला जाएगा। अच्छा, इसका एक फायदा भी है, इसका एक फायदा भी है। क्या फायदा है? एक तो हमें सारे डोनेशन पता लग गए, किस व्यक्ति ने कितने रुपए का डोनेशन दिया, किस माध्यम से दिया, किस तारीख को दिया, ये पूरा डाटा रहता है हमारे पास, उसकी रिसिप्ट आईडी वगैरह सब कुछ रहता है, राइट। दूसरा, हमारे पास ये रिकॉर्ड होता है कि हमारा पेयू मनी से कितने डोनेशन आए हैं, राजर पे से कितने डोनेशन आए हैं, पेटीएम से कितने आए हैं, चेक से कितने आए हैं, कैश के डोनेशन कितने हैं। यानी कि हर एक डोनेशन को कैटेगरी वाइज हम यहां पर जो है चेक कर सकते हैं। ये जो यहां पर पेयू मनी या जो लिखा है वो है आपका, हम स्वैप के नाम से इसको चेंज कर देते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट लिया, कार्ड पेमेंट कितनी करी आपने, आपने राजर पे से कितनी पेमेंट ली, पेटीएम से कितनी ली, आपने चेक से कितनी पेमेंट ली, आपने कैश से कितनी पेमेंट ली, राइट। ये तमाम चीजें हो जाती हैं जिनसे आपको ये पता लग जाता है कि आपका मीन ऑफ डोनेशन में जो साधन है वो सबसे ज्यादा आपको कौन सा यूटिलाइज हुआ। समझे आप मेरी बात को? कुछ गया दिमाग में? हम किस माध्यम से डोनेशन ले रहे हैं ये भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं वन बाय वन, कि हमें एक पूरा डाटा एक जगह पर मिल जाए कि हमने किस माध्यम से कितना डोनेशन लिया हुआ है, राइट। हमने किस माध्यम से कितना डोनेशन लिया हुआ है ना, वो सारी चीजें हमें यहां पर जो है शो हो जाए। हालांकि अभी यहां पर जो है एक ही डोनेशन है इसलिए यहां पर कुछ नहीं दिखाया, लेकिन बाकी चार्ट जो है जनरेट होता है। तो जब हम फर्दर यूज करेंगे अपनी साइट्स को तो उसके बाद वो सब चीजें डेवलप होती जाएंगी, राइट। अब आपको ये भी देखना है कि भाई ऑल जो है कैश का डोनेशन कितना है, चेक का डोनेशन कितना है, पेटीएम वाला डोनेशन कितना है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि किस टीम लीडर के माध्यम से कितना डोनेशन आया हुआ है। यानी कि यहां पर एक मेंशन किया हुआ है आपको टीम लीडर वाइज डोनेशन, यानी कि जो बंदा आपने फील्ड में उतारा हुआ है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, कौन कितना आपके लिए इफेक्टिव वर्किंग करके लेकर आ रहा है, ये भी जानना जरूरी होता है जब हम बात कर रहे होते हैं फंड रेजिंग की। अगर इफेक्टिव फंड रेजिंग करनी है, एक होता है ना सिर्फ एक खाना पूर्ति कर लेना कि हमने डोनेशन ले लिया जी, जो आया आया, नहीं आया कोई बात नहीं। एक होता है हम अपने साल को कंपैरेटिवली मैच करते चलें, साथ साथ अंदाजा लगाते चलें भाई किस महीने में हमारी परफॉर्मेंस कम गई या किस महीने में हमारी परफॉर्मेंस बेटर हुई। उसके पीछे के कारण को जब हम एनालाइज करते हैं, बढ़ गई तो क्यों बढ़ी, कारण क्या था, त्योहार था क्या कोई,
कोई गिविंग फेस्टिवल था क्या, है ना? या उस समय ना कोई त्योहार था ना कोई गिविंग फेस्टिवल था, लेकिन यार उस समय ना वो प्रतिभा नहीं गई थी, वो मीनाक्षी गई थी फील्ड में। तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा वॉलेंटियर ज्यादा इफेक्टिव है फंड रेजिंग करने में। आप समझे मेरी बात को? बात क्लिक हुई माइंड में? से यस और नो, से यस और नो अगर आपको माइंड में क्लिक हुई है बात, तो कि आज का जो आधुनिक तरीके हैं वो उपयोग करना क्यों जरूरी हो जाता है ड्यूरिंग द फंड रेजिंग, चाहे आप लोकल बेसिस पे कर रहे हो, चाहे आप नेशनल बेसिस पे कर रहे हो, या आप किसी भी बेसिस पर फंड रेजिंग कर रहे हो। लोकल कीजिए फंड रेजिंग, नेशनल कीजिए चाहे इंटरनेशनल कीजिए, राइट? चलिए बात करते हैं यूजर टाइप। ऑल यूजर टाइप, आपको किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, वॉलेंटियर बनाना है, एडमिन बनाना है, टीम लीडर बनाना है, उसके हिसाब से आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना? और उनको आप यहां से जो है ऐड भी कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कोई कैटेगरी बढ़ानी है या कोई कैटेगरी डिलीट करनी है, जैसे यूजर वॉलेंटियर कोई डिलीट करना है आपको, तो आप यहां से मैनेज कर सकते हैं, राइट? चलिए जी, अब डिपार्टमेंट की बात करते हैं। हमारे पास डोनेशन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। जो भी डिपार्टमेंट है आप यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट्स मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वॉलेंटियर्स को उसके काम की जिम्मेवारी हम यहां से तय कर सकते हैं किस व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट दिया हुआ है छुट्टी, वो व्यक्ति उस काम की जिम्मेवारी तय करे। तो जब तक हमारा खुद का वॉलेंटियर मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक हम आगे बेटर फंड रेजिंग नहीं कर पाते। तो यहां से हमें पता लग जाता है भाई हमारे कितने व्यक्ति जो है फील्ड में फंड रेजिंग के लिए उतरे हुए हैं। और आपको यहाँ पर कोई नया डिपार्टमेंट अगर आपको एड ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड डिपार्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, डेजिग्नेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। कोई भी मेंबर या वॉलेंटियर आपको ऐड करना है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। किसी ने अगर बाहर से रिक्वेस्ट दी है आपको, वॉलेंटियर रिक्वेस्ट, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, उनकी सैलरी आप निकाल सकते हैं, लीव रिक्वेस्ट आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे डोनर्स का डाटा आपको यहां पर मिल जाता है, लिखा है ना ऑल डोनर्स। तो सारे के सारे डोनर्स को एक लिस्ट आप हर महीने की आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं कि हमारे कितने डोनर्स रहे इस साल के, है ना? और बाकी की तमाम चीजें, खैर इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं यूज करने की, तो खैर हम उनकी बात करेंगे बाद में। तो ये चीज समझ में आई कि क्यों जब हम फील्ड में फंड रेजिंग की बात कर रहे हों तो आजकल के जो एडवांस फीचर्स हैं उनको उपयोग करना क्यों इतना ज्यादा सरल हो जाता है, क्यों इतना ज्यादा उपयोगी हो जाता है, और क्यों हमारे जो पुराने तरीके हैं वो अब शायद उतने प्रभावकारी नहीं रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फंड रेजिंग की, चाहे हम लोकल बेसिस पर कर रहे हो, चाहे हम नेशनल बेसिस पर कर रहे हो, चाहे हम इंटरनेशनल बेसिस पर कर रहे हैं, राइट? तो आपको देखना होता है कि आप किस वे में चलेंगे, एंशियंट वे में चलेंगे या आप आज के मॉडरेट वे में चलेंगे, राइट? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा, पांचवी विषय वस्तु जो मैंने आपको बताई, कैटलॉग और ब्राउचर के अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए? डोनेशन स्लिप। और अगर उसको अवॉइड करना है तो आप जो है आज के जो आधुनिक वे है उसके हिसाब से अपनी, अगर आपने वेबसाइट मेंटेन की हुई है तो फिर उसकी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको डोनर को जो है सिर्फ डोनेशन स्लिप ही नहीं देनी होती है, उसको आपको जो एक थैंक यू लेटर भी बाद में भेजना होता है। अगर आपको डोनर कल्टीवेशन में भरोसा रखते हैं आप, अगर डोनर कल्टीवेशन आप जरूरी समझते हैं, आप समझते हैं कि भाई ये डोनर हमेशा के लिए संस्था से जुड़ा रहे, तो उसके लिए एक जो डोनर कल्टीवेशन प्रोसेस है वो कहता है कि सामने वाले को आप थैंक यू लेटर या समय समय पर जो है न्यूज लेटर जरूर भेजते हैं, संस्था क्या कर रही है, संस्था की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, आपके डोनेशन का कहाँ हमने यूज किया। तो उस टाइप की अगर वो चीजें यूज करनी है तो उसको मेल डालना समय से जरूरी है, राइट? तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको बैकएंड पर अपनी टीम बढ़ाकर वो काम बांटना है, या फिर आप एक जो है एडवांस सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करते हुए उन चीजों को खुद ब खुद आप मैनेज कर सकें, ऐसा कुछ आपको मेंटेन करना होता है, राइट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई? क्योंकि समय हो गया है, मोस्टली आप लोगों को घर में भोजन भी करना होता है,
कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहनें भी हमारे साथ जुड़ी हैं जिनको भोजन बनाना भी होगा, तो हम समय को बिल्कुल भी ओवर नहीं करेंगे। तो आज हमने सिर्फ 5 पॉइंट लिए हैं। वॉलेंटियर कैसा होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, आईडी कार्ड, और वो फॉर्मल वियर में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड, हमने बात की एक फाइल होनी चाहिए संस्था की, जिसमें संस्था के डॉक्यूमेंटेशन या संस्था की जो एक्टिविटी रिपोर्ट्स है वो भी साथ में डिस्क्लोज हो। अगर उसको अवॉइड करना है तो मॉडर्न वे में आपको आपकी वेबसाइट मेंटेन करनी होगी। चौथी बात की हमने कैटलॉग या ब्राउचर की, राइट। तो कैटलॉग या ब्राउचर जो है वो फिजिकल आपके पास होना ही चाहिए। भले ही आपकी साइट पर आपने अपलोड कर रखा है, लेकिन फिजिकल कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए आपके पास, राइट। उसके लिए हमने कोई विकल्प नहीं लिखा, राइट। तो फिजिकल में आपके पास जो है ब्राउचर या डिजाइन, जो ब्राउचर है आपका, कैटलॉग या ब्राउचर है, वो होना ही चाहिए, राइट। पांचवी जो चीज हमने बात की वो की है डोनेशन की, डोनेशन स्लिप की। तो डोनेशन स्लिप को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास एडवांस टूल्स अवेलेबल हैं तो। डोनेशन और वॉलंटियर मैनेजमेंट के जो है, डोनर मैनेजमेंट के एडवांस टूल्स अवेलेबल हैं तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं अवॉइड करने लायक, अपने डॉक्यूमेंटेशन और डोनेशन स्लिप, जिसको आप एडवांस टूल्स के रिप्लेसमेंट के साथ जो है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे आगे वाली जो एक्स्ट्रा चीजें हैं और क्या क्या आवश्यकता होती है फील्ड में हमें, हम उसके बारे में कल बात करेंगे और प्रैक्टिकल रूप से इन सब चीजों को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप रेडी कर लीजिएगा। अगर आपके पास अपनी डोनेशन स्लिप है, अपना कोई वेबसाइट है, उसको रेडी रखिएगा, कल हम उस पर डिस्कस कर सकें और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है हम उस पर बात कर सकें। उन चीजों को अपने रेडी रखिएगा। आपके पास कोई कैटलॉग है, ब्राउचर है, उसको रेडी रखिएगा, कल हम उस पर भी बात करें, क्योंकि कल हम बात करेंगे कि ब्राउचर और एक कैटलॉग कैसे डिजाइन किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे कि हमारे पास बेसिक एसेंशियल चीजें क्या क्या होनी चाहिए, जिससे कि आप फील्ड के लिए अपने आप को प्रिपरेशन में डाल सके, प्रिपरेशन मोड में आप रेडी हो सकें। क्योंकि जब तक हमारी ट्रेनिंग खत्म होगी तब तक अगर आपको ब्राउचर छपवाना है वो छप के आ जाएगा, फाइल रेडी करवानी वो रेडी होके आ जाएगी, या किसी और सामान की आवश्यकता है तो एटलीस्ट आप बैकएंड पर उसको पूरा करते रहेंगे, राइट। तो मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे सेम टाइम अपनी इसी जूम प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आज जो जानकारी आपके साथ साझा की गई है उसने कहीं तक आपके जो है ब्रेन को मॉडर्नाइज किया होगा, है ना। नई तकनीकें, नई चीजों से आप आज परिचित हुए होंगे और कल का दिन और ज्यादा एडवांस रहने वाला है। कल हम और बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, राइट। तो मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गुड नाइट जी, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे।